गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। देखिए, कोई भी चाहे वो परचेजर हो या सेलर हो या प्रोड्यूसर हो, यानी गुड्स या कमोडिटी का प्रोडक्शन करने वाला हो, प्रत्येक के लिए कॉस्ट एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। यानी कोई भी डिसीजन लेने से पहले यदि क्रेता है किसी भी गुड्स को परचेज करेगा तो उससे पहले उसकी कॉस्ट को एनालिसिस करेगा कि उसकी कॉस्ट कितनी है। यदि वो सेलर है तो सेलर किसी भी गुड्स को सेल करने से पहले उसकी कॉस्ट को ध्यान रखकर उसका सेलिंग प्राइस है वो निर्धारित करता है कि उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना प्रॉफिट वो अर्न करना चाहता है, ये डिसीजन लेते हैं। ऐसे प्रोड्यूसर है, किसी भी कमोडिटी या किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए उसकी कॉस्ट को ध्यान में रख के उसका प्रोडक्शन करेगा कि उसके कंपनी के द्वारा या उसकी फैक्ट्री के द्वारा या उसके द्वारा जो उत्पादित किया गया गुड्स है, जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया है, उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट से वो कितना मार्जिन लेना चाहता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है कि उसके ऊपर कितना प्रॉफिट उसको अर्न करना है, जिससे उसकी कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट के ऊपर वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। इसी प्रकार से जितने भी डिसीजन होते हैं कंपनीज के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, मैनेजरियल डिसीजन है, उनके अंदर एक कॉस्ट एनालिसिस है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिना कॉस्ट को एनालिसिस करके कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अपने डिसीजन को नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है। इसके अलावा अपन ये बता सकते हैं, जैसे किसी भी कंपनी के अंदर कोई मशीन स्टेब्लिश करनी है, नया प्लांट लगाना है, तो उसकी कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसकी उत्पादित किया जा रहा है, जो उसके द्वारा बनाया जा रहा है, उसकी कॉस्ट उससे कितनी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के कारण उसका जो प्रॉफिट है उससे कितना प्रभावित होगा, ये सब उसमें देखा जाता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर करना है, तो एक्सपेंडिचर करना उसका भी इफेक्ट कॉस्ट पर ही होगा। अब उस कॉस्ट की वजह से, उस लागत की वजह से जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर लग रही है, उससे उसकी गुड्स की जो कॉस्ट है, लागत है, वो कितनी बढ़ेगी और उसका इफेक्ट है वो प्रॉफिट पर कितना होगा। इन सब डिसीजन के लिए जो कॉस्ट एनालिसिस है, प्रबंधकीय निर्णयों के लिए, मैनेजरियल डिसीजन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है इकोनॉमिक्स के अंदर, कि बिना कॉस्ट को एनालिसिस करके कोई भी फर्म ना तो अपने प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकती है, ना ही उसके जो गुड्स है उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकती है। तो इन सब के लिए जो कॉस्ट एनालिसिस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। इनको अपन कुछ पॉइंट से और भी बड़ा इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, कॉस्ट एनालिसिस से, कि कॉस्ट एनालिसिस है वो मैनेजरियल डिसीजन के अंदर, प्रबंधकीय निर्णयों के अंदर इम्पोर्टेंट है या उसका एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है इसके अंदर। तो इसको अपन कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं, उन पॉइंट्स के द्वारा इसको और ढंग से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके अंदर पहला इसमें आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। या प्रॉफिट ऑफ फर्म। ठीक है, सबसे पहले बोला कि किसी भी फर्म का प्रॉफिट या इनकम का डिटर्मिनेशन करने के लिए, निर्धारण करने के लिए जो कॉस्ट एनालिसिस है वो इम्पोर्टेंट है। कि कॉस्ट वो अमाउंट है जिसके ऊपर कोई भी फर्म किसी गुड्स को प्रोड्यूस करती है या उसको सेल करती है। अब जिस कॉस्ट के ऊपर उसको परचेज किया है, उसको बनाया है, उसी कॉस्ट के ऊपर उसके द्वारा सेल नहीं किया जाता, उसको बेचा नहीं जाता है, उसके ऊपर कुछ मार्जिन लिया जाता है। मार्जिन का मतलब प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट उसके ऊपर अपने को अर्न करना है, कमाना है, उसके बाद उसकी सेलिंग प्राइस है वो निर्धारित की जाती है। अब जितनी सेलिंग प्राइस पर निर्धारित की गई है या जो सेलिंग प्राइस पर उसको सेल किया गया, बेचा गया है, और उसकी जो कॉस्ट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होता है। तो इसके अंदर कॉस्ट एनालिसिस के अंदर किसी भी फर्म का प्रॉफिट निर्धारित करने के लिए
या प्रॉफिट कितना अपने को अर्न करना है, ये निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉस्ट एनालिसिस है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसके द्वारा ही अपन क्या करते हैं, उसकी जो प्रॉफिट है और उसकी जो इनकम है उसका डिटर्मिनेशन इसके द्वारा किया जाता है। यदि मान लीजिए किसी गुड्स की कॉस्ट है, अपने को पता ही नहीं है कि उसकी गुड्स की कॉस्ट कितनी आएगी और अपन उसका प्रॉफिट निर्धारित नहीं कर सकते, उसका सेलिंग प्राइस निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि बिना कॉस्ट के एक बेसिस तो इसका है या उसका जो आधार है वो कॉस्ट की है, कॉस्ट के द्वारा ही उसका प्रॉफिट और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो निर्धारित किया जाता है। सेलिंग प्राइस को निर्धारित करके कॉस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉस्ट एक एक्चुअल के अंदर होने वाली एक ऐसी कंडीशन है जिस कॉस्ट को एनालिसिस करने के बाद ही अपन उसका सेलिंग प्राइस है वो निर्धारित कर सकते हैं। हाँ, सेलिंग प्राइस को अपन एज ए एस्टिमेट मान करके अपन उसकी कॉस्ट का एस्टिमेशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट एक्चुअली में उतनी होगी उसका अपन डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले इसके अंदर है कि प्रॉफिट या इनकम का डिटर्मिनेशन करने के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड इसके अंदर अपना डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, जितने भी बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर है उनको एक अमाउंट है वो गवर्नमेंट के रूप को टैक्स के रूप में देनी होती है, यानी जो गवर्नमेंट है उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जितना भी प्रॉफिट उनके द्वारा अर्न किया जाता है उसके ऊपर जो टैक्स दिया जाता है वो कहलाता है इनकम टैक्स अपना, या डायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हैं। और जितना भी उनके द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा उसको सेल किया जाएगा उसके ऊपर जो टैक्स का पेमेंट किया जाएगा, जैसे एक्साइज ड्यूटी है ना, सेल्स टैक्स है, इसके अलावा अदर टैक्स जिसका आज प्रेजेंट के अंदर अगर अपन देखें तो उसको जीएसटी कर दिया गया। तो इनका जो डिटर्मिनेशन है वो कॉस्ट एनालिसिस के द्वारा ही होता है। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का एक पार्ट बड़ा एडवांस में पे करना होता है कि जितना भी टैक्स इसके ऊपर बनेगा उस टैक्स का एक पेमेंट है वो डेट वाइज अपने को करना होता है, जिसके अंदर आपकी सेकेंड ईयर के अंदर इनकम टैक्स नाम से एक पेपर है, उसके अंदर ये पूरा इसमें है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की भी पर्टिकुलर डेट है और जितनी इनकम उनको हो रही है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका पहले ही पेमेंट करना होता है। तो इनका जो डिटर्मिनेशन है वो अपन कॉस्ट के द्वारा ही कर सकते हैं, कि कॉस्ट से अपने को ये पता लग जाता है कि इसको इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है गुड्स की और इसको सेल अपनी पर्टिकुलर जितनी रेट पर करेंगे, इसका डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। तो पूरे ईयर के अंदर कंपनी है वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगी और इसका कितना एडवांस टैक्स अपने को देना होगा। तो टैक्स के डिटर्मिनेशन के अंदर भी इसका रोल होता है कॉस्ट एनालिसिस का। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर बोनस एंड डिविडेंड पॉलिसी। बोनस एंड डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, यानी बोनस और डिविडेंड की पॉलिसी के डिटर्मिनेशन में भी बड़ा इसका रोल होता है। बोनस आप जानते हो कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उन एम्प्लॉयज़ को जो उनको सैलरी दी जाती है, जो उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उसके अलावा एक अमाउंट उनको बोनस के रूप में दी जाती है। ओकेजनली जैसे अपने भारत के अंदर देखें दीपावली पर बोनस दिया जाता है, तो एम्प्लॉय को बोनस कितना दिया जाएगा, है ना, कब दिया जाएगा, ये भी उसका डिटर्मिनेशन है वो प्रॉफिट के द्वारा ही होता है। यदि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी अच्छा बोनस भी देती है इसके अंदर, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी रूप से। या यदि कंपनी को प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा तो उस कंडीशन में बोनस है वो दिया जाएगा, लेकिन बोनस उसकी अमाउंट है वो उतनी नहीं हो पाएगी जितनी नॉर्मली होनी चाहिए। इसके अलावा डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब जितने भी कंपनी के अंदर जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, जिन्होंने एज ए शेयर होल्डर है या कंपनी के अपन ओनर्स मान सकते हैं, उनको एक अमाउंट यानी प्रॉफिट का एक पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको अपन डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनियां जो अच्छी कंपनियां होती है, गुडविल वाली कंपनियां होती है, वो इस प्रकार की पॉलिसी उनका पहले से डिटर्मिनेशन कर लेती है। और इस प्रकार का जब डिटर्मिनेशन किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उनकी जो डिविडेंड और बोनस से रिलेटेड पॉलिसी उनको पहले से निर्धारित किया जाता है। तो डिविडेंड कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, उसका एक पार्ट डिविडेंड के रूप में देना होता है। तो डिविडेंड का कितना अमाउंट एज ए अपन, है ना, प्रॉफिट का कितना अमाउंट एज ए डिविडेंड के रूप में देंगे, तो
इन प्रकार की जो पॉलिसीज जो कंपनी के द्वारा निर्धारित की जाती है वो कॉस्ट के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है, कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करने के बाद ही संभव हो पाती है। तो इसके अंदर जो डिविडेंड और बोनस पॉलिसीज है उनके अंदर बड़ा कॉस्ट का जो एनालिसिस है या कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर ले सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। Determination of nature of expenses। देखिए किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो नेचर वाइज अलग अलग होते हैं। नेचर वाइज अलग अलग ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ एक्सपेंडिचर से बड़ा वो प्रोडक्शन के साथ ना तो इंक्रीज होते हैं और ना ही डिक्रीज होते हैं, यानी फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंडिचर है एज पर प्रोडक्शन की यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। यदि प्रोडक्शन की यूनिट इंक्रीज होती है तो वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं, और यदि प्रोडक्शन की इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रही है तो वो एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो इन प्रकार के जो एक्सपेंडिचर है वो वेरिएबल एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। उसके बाद में कुछ एक्सपेंसेस इस प्रकार के होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ कुछ परसेंट तक तो चेंज होते हैं, कुछ परसेंट तक चेंज नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो उनका जो डिटर्मिनेशन है वो कॉस्ट एनालिसिस के द्वारा ही किया जाता है कि कौन सा एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड नेचर का है। जैसे फैक्ट्री का रेंट है वो फिक्स नेचर का एक्सपेंसेस है, क्योंकि यदि आप उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करो चाहे मत करो तो उसको फैक्ट्री का रेंट है वो पे करना पड़ेगा। वॉचमैन सैलरी है, मान लीजिए आपने एक वॉचमैन रख रखा है, उस फैक्ट्री के अंदर आपने कितना ही प्रोडक्शन किया उस वॉचमैन की जो सैलरी है वो तो फिक्स है इसके अंदर। इस प्रकार के जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्शन से उनका सीधा लिंक होता है, सीधा कनेक्शन होता है, सीधा रिलेशन होता है, वो एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन को इंक्रीज के साथ इंक्रीज होते हैं और प्रोडक्शन के डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज होते हैं, तो वो कहलाते हैं वेरिएबल एक्सपेंडिचर। कुछ एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज तो होते हैं लेकिन उस सेम परसेंटेज या सेम प्रोपोर्शन के अंदर चेंज नहीं होते हैं, कुछ परसेंट तो चेंज होते हैं, कुछ परसेंट चेंज नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस है उनकी नेचर का जो डिटर्मिनेशन है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा, कॉस्ट एनालिसिस के द्वारा किया जाता है। तो ये नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इसकी डिटर्मिनेशन करने के लिए भी इसका जो रोल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपना फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट के अंदर बड़ा अपन ले सकते हैं इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ऊपर वाला जो फर्स्ट पॉइंट है उसी से रिलेटेड है कि देखिए सबसे पहले किसी भी गुड्स की जो अपने प्रोड्यूस किए गए हैं उसकी कॉस्ट है उसको एनालिसिस किया जाता है, उसके ऊपर अपने को कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कितना लाभ कमाना है, वो उसके अंदर ऐड करके उसका प्राइस है वो डिटर्मिनेशन किया जाता है कि उस गुड्स को, उस कमोडिटी को मार्केट के अंदर किस रेट के ऊपर सेल किया जाएगा, किस रेट के ऊपर बेचा जाएगा, उससे कितना प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, उसका जो डिटर्मिनेशन है वो कॉस्ट के द्वारा किया जाता है। तो जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है उसके डिटर्मिनेशन में इसका रोल होता है। नेक्स्ट इसके अंदर 6 पॉइंट अपना आ सकता है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन एक पॉइंट लिया था जिसके अंदर लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन है ना, तो वो चीज बड़ा यही है कि इसके अंदर ये कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन
ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर जिनको यूज किया जाता है उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अपने आइसो प्रोडक्ट करो के अंदर देखा कि इसके अंदर कुछ फैक्टर है ना, उनको अपन एक दूसरे की जगह काम में ले सकते हैं, यानी परफेक्टली क्या होते हैं वो सब्सटीट्यूशन हो सकता है उनका, यानी परिवर्तित किए जा सकते हैं, एक दूसरे की जगह उसको यूज किया जा सकता है। उनका कौन सा कॉम्बिनेशन अपन यूज करें जिससे जो प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट है वो प्राप्त हो सके। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का मतलब यही है कि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूसर है वो कॉस्ट का यूज करना चाहता है जिसके अंदर उनके फैक्टर है, उनकी कॉस्ट है वो मिनिमम हो और उसको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, अधिकतम लाभ वो उस पॉइंट के ऊपर कमा सके। तो वो कहलाता है इसके अंदर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये तभी संभव है, यानी कॉस्ट के द्वारा ही संभव है कि इसके अंदर जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी यानी जिसकी लागत सबसे कम होगी वही ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो सबसे हाई होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इसके अंदर भी ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, यानी प्रोडक्शन फैक्टर है उसका निर्धारण करने के लिए, उसके कॉम्बिनेशन का डिटर्मिनेशन करने के लिए इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। determination of firms equilibrium point। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब बड़ा क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी फर्म है अपने प्रोडक्शन को चेंज करने की स्थिति में नहीं होती है या चेंज नहीं करना चाहती है, वो कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ज्यादातर बच्चों को पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, तो वो बच्चे ये बताते हैं ज्यादातर क्लास के अंदर कि जहाँ पे डिमांड सप्लाई बराबर होती है वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है बेटा जहाँ पे मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है, यानी कोई भी फर्म है वो जिस पॉइंट के ऊपर अधिकतम लाभ कमाती है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है, वो पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे आ जाता है उसके दोनों साइड के अंदर ही फर्म है प्रोडक्शन को चेंज नहीं करना चाहती, क्योंकि यदि उसको कम करती है तो प्रॉफिट कम होगा, यदि प्रोडक्शन को बढ़ा देगी तो भी प्रॉफिट है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट की जगह उसको लॉस की स्थिति होगी। इसलिए एक ऐसी स्थिति जहाँ पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यानी मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम रेवेन्यू उसका जो डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम जहाँ पर होता है वही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अधिकतम लाभ का बिंदु ही क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसका डिटर्मिनेशन भी इसी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट है उसका जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर वो आ सकता है इसके अंदर कंपैरिजन बिटवीन टू फर्म्स। ठीक है, यदि दो फर्म के बीच में यदि कंपैरिजन करवाया जाए तो उस स्थिति के अंदर कॉस्ट एनालिसिस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है। यदि दो फर्म का कंपैरिजन किया जाता है या दो से ज्यादा फर्म का कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरिजन के लिए नॉर्मली बेटा उसकी कॉस्ट है उसके द्वारा उसका कंपैरिजन किया जा सकता है, या उसके प्रॉफिट के द्वारा भी उसको कंपैरिजन किया जा सकता है, या उसकी जो सेलिंग प्राइस है उनके द्वारा भी उसका कंपैरिजन किया जा सकता है, उसका तुलना की जा सकती है। अब इन सबकी जो तुलना अपन जो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इसके अंदर भी जो कॉस्ट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है। यानी जिस फर्म की कॉस्ट है वो मिनिमम होगी वो फर्म है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए एबल होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो मिनिमम है और सेलिंग प्राइस है वो उस फर्म से है ना लेस इसके अंदर डिटरमाइन की जा सकती है जिस फर्म की कॉस्ट है वो ज्यादा है।
और ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर यदि सेम प्राइस अगर डिटरमाइन किया जाता है सेकंड फर्म के द्वारा तो उसका प्रॉफिट है वो कम होगा, यानी प्रॉफिट की कंपैरिजन के अंदर भी वो कम मिलेगा। तो दो फर्म या दो से ज़्यादा फर्म को यदि अपन कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी अपन कॉस्ट के द्वारा कर सकते हैं। इसके अंदर जिस फर्म की कॉस्ट ज़्यादा है वो कंपेरेटिवली उस फर्म से बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट की स्थिति में नहीं होगी जिसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है इसके अंदर। तो ये जो पॉइंट अपने बड़ा ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि किसी भी फर्म का या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट एनालिसिस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। चाहे वो फर्म हो, चाहे कोई बायर हो, चाहे वो कोई सेलर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए कॉस्ट एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। किसी भी कार्य को करने के पहले अपन मार्केट में परचेज करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही अपन अपना डिसीजन उसके ऊपर लेते हैं। तो इसलिए अपन जब एक है ना अपन प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, अपन एक यूनिट है ओनली जिसका मेन उद्देश्य उस वस्तु को खरीद कर कंजम्पशन करना है, उनके लिए यदि कॉस्ट का इतना इम्पोर्टेंट है तो किसी फर्म किसी प्रोड्यूसर के लिए तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा हो सकता है इसमें। तो अपने जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है बड़ा उसके कुछ पॉइंट्स अपने लिए इसके अंदर। तो ये पॉइंट अपने हैं जिसके अंदर अपने लिया पहला डिटरमिनेशन ऑफ इनकम या प्रॉफिट ऑफ फर्म के लिए इंपॉर्टेंस है। डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स यानी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या फर्म है उनको काफ़ी जो अमाउंट है वो टैक्स के रूप में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो टैक्स है उनके रूप में पे करनी होती है। बोनस और डिविडेंड पॉलिसी के लिए उसका इंपॉर्टेंस है। डिटरमिनेशन ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस कि एक्सपेंसेस अपना फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, उसके लिए इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इसके अंदर डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का प्राइस है वो कितना निर्धारित किया जाए, किस प्राइस के ऊपर उसके प्रोडक्ट को सेल किया जाए, उसके लिए इंपॉर्टेंस सिस्टम। नेक्स्ट है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए डिटरमिनेशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, कहाँ पे ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फर्म अपने प्रोडक्शन में चेंज करने के लिए तैयार न हो या चेंज करने की स्थिति में न हो। और कंपैरिजन बिटवीन टू फर्म्स, दो या दो से ज़्यादा फर्म का अपन कंपैरिजन है उसकी तुलना है वो इसके द्वारा अपन कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो इसका कॉस्ट एनालिसिस है उसका इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसके क्लासिफिकेशन के अंदर बड़ा पहली कॉस्ट अपन ले रहे थी वो है मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट यानी मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत का मतलब यहाँ पे बड़ा ये है कि उत्पादन के अंदर बहुत से जो एक्सपेंसेस है या कॉस्ट है वो लगती है। इसके अंदर किसी भी वस्तु या किसी भी कमोडिटी का उत्पादन यदि अपन कर रहे हैं उसके अंदर काफ़ी जो कॉस्ट है, काफ़ी एक्सपेंसेस अपने द्वारा किए जाते हैं। तो जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उसको उत्पादन के अंदर यदि ऐसी कॉस्ट या ऐसे एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं जिसके लिए उसको मॉनेटरी पेमेंट करना होता है यानी मनी के रूप में उसको कुछ पे करना होता है, वो मॉनेटरी कॉस्ट कहलाती है, मौद्रिक लागत कहलाती है। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करेगा तो उसको पे करने के लिए वो मॉनेटरी कॉस्ट है ना। वेजेस एंड सैलरीज ऑफ लेबरर्स, जो लेबरर को वेजेस और सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा और भी जितने भी ओवरहेड्स हैं, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस है, रेंट है ना, ये सब इसके जो एक्सपेंसेस है वो इंटरेस्ट वगैरह, गवर्नमेंट को पे किया जाने वाला टैक्स वगैरह, ये सब क्या है कि मॉनेटरी कॉस्ट के पार्ट है। यानी कॉस्ट का जितना भी पार्ट जो मनी के रूप में या मुद्रा के रूप में पे किया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर पे किया जाता है, वो मॉनेटरी कॉस्ट कहलाती है। अब मॉनेटरी कॉस्ट को बड़ा अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका जो फर्स्ट है वो पार्ट आता है इसके अंदर क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है स्पष्ट लागत। अब स्पष्ट लागत क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा ऐसी लागत जो वास्तविक रूप से मुद्रा में चुकाई जाती है, मुद्रा के अंदर पे की जाती है, वो कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। जैसे किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा जिस बिल्डिंग के अंदर प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका रेंट
मॉनेटरी कॉस्ट के रूप में पे होता है तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेबरर्स है उनको वेजेस दिया जाता है, वो उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। रॉ मटेरियल है उसका पेमेंट किया जाता है सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल को, तो वो भी उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इलेक्ट्रिक एंड वाटर एक्सपेंसेस है जिसका पेमेंट मनी टर्म्स में किया जाता है, वो भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। यानी ऐसी कॉस्ट मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर तो जितनी भी कॉस्ट है जिनको मनी टर्म्स के अंदर मेजरमेंट किया जा सकता है या मनी के अंदर जिसको पे किया जाता है वो मॉनेटरी कॉस्ट कहलाती है। और इसके अंदर जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि जो रियल के अंदर मुद्रा के अंदर पे हुई है, जिसका आप अपने भुगतान किए है, इसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जिसके अंदर इंटरेस्ट है, रेंट है, वेजेस है, रॉ मटेरियल का पेमेंट है ना, इस प्रकार की जो कॉस्ट है वो रियल के अंदर ही मुद्रा के अंदर चुकाई जाती है, तो वो क्या कहलाती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको हिंदी में बोलते बड़ा स्पष्ट लागत, और इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट को अस्पष्ट लागत। ये होती तो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर है, लेकिन इसको रियल के अंदर मुद्रा के अंदर इसका भुगतान नहीं किया जाता है, वो कहलाती है अस्पष्ट लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। यानी ऐसी लागत जिसको चुकाना आवश्यक नहीं होता, जिसका कोई मॉनेटरी पेमेंट नहीं होता है, इस प्रकार की जो लागत है वो क्या कहलाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। जैसे प्रोड्यूसर के द्वारा जिस बिल्डिंग के अंदर या जिस फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसका यदि वो खुद ही ओनर है, यदि स्वयं ओनर है या उसका जो ओनरशिप उसी के पास है, तो उसका रेंट है वो किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि वो बिल्डिंग किराए पर ली होती, रेंट पर ली होती, तो उसका रेंट पे करना होता। यदि वो रेंट पे करता तब तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, लेकिन अब उसको किसी प्रकार का रेंट है उसका पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। इसी के द्वारा इसी प्रकार से जैसे और भी हो सकती है कि मान लीजिए उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की इसके अंदर, और जो कैपिटल इन्वेस्ट उसके द्वारा की गई है उसका इंटरेस्ट है वो किसी को भी पे नहीं करना है, क्योंकि यदि वो उसी अमाउंट को लोन के रूप में लेता तो उसका इंटरेस्ट चार्जेस लगता, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती। अब उसकी कैपिटल के ऊपर किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, नहीं दिया जा रहा है किसी को भी, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इसी प्रकार से और भी इसके अंदर बहुत सारे, जैसे वो एज मैनेजरियल्स के रखते हैं या प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी उसकी एज नॉलेज है, उसके लिए किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पेमेंट किसी और व्यक्ति को अपॉइंट करके नहीं करना पड़ रहा है, वो सेम ही उस कार्य को कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन उसको नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की कॉस्ट जिसका मॉनेटरी टर्म में तो पेमेंट हो सकता है या मॉनेटरी टर्म्स तो होता है, लेकिन उसका पेमेंट है मॉनेटरी टर्म्स में नहीं किया जाता, मुद्रा के अंदर उसका भुगतान नहीं किया जाता। ऐसी कॉस्ट जो उसके स्वयं के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, मान लीजिए फर्नीचर है वो उसका स्वयं का है, या प्लांट मशीनरी है उसको खुद का उसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया है, ये इस प्रकार की जो लागत है वो क्या कहलाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब इसका एक थर्ड पार्ट भी है इसके अंदर, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, देखिए कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी उत्पादक होता है, किसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, किसी वस्तु का निर्माण करता है, तो उसके लिए कम से कम कुछ मिनिमम अमाउंट है वो उसके लिए चाहता है कि उसको इतना तो कम से कम प्राप्त हो। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति तो हो सकती है, लेकिन अगर अपने घर से पे करके लॉस की स्थिति में वो प्रोडक्शन को चालू नहीं रख सकता। नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही होती है, क्योंकि कुछ अनसर्टेनिटी होती है, कुछ रिस्क होती है, उनको वो बियर करता है और उसके बाद में वो इस प्रकार का गुड्स और प्रोडक्शन उसको प्रोड्यूस करता है। अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही नहीं प्राप्त होगा, यानी उसको नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति के अंदर होगा, तो वो कभी भी उस वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि उस उत्पादन को वो बंद कर देगा, लॉस की स्थिति में उत्पादन को चालू नहीं रख सकता। तो ऐसी अमाउंट जो उसको उत्पादन को चालू रखने के लिए या बिजनेस को मेंटेन करने के लिए या बिजनेस के अंदर रिमेन रहने के लिए यदि इस प्रकार का अमाउंट पे किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है उसके अंदर पहला बना मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर पे की जाती है, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जिसका वैल्यूएशन होता है वो मॉनेटरी कॉस्ट कहलाती है।
इसके 3 पार्ट हैं। एक्सप्लिसिट जो रियल के अंदर मुद्रा के अंदर पे की गई है या उसका भुगतान मुद्रा के अंदर किया गया है, मनी के रूप में किया गया है, वो एक्सप्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट है जिसका वैल्यूएशन मॉनेटरी टर्म्स में होता है, मॉनेटरी रूप में पे किया जा सकता है लेकिन उसको रियल में मॉनेटरी टर्म्स में पे नहीं किया जाता है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जिसको प्रोडक्शन के अंदर प्रोड्यूसर को है ना रहने के लिए या चालू रखने के लिए या मिनिमम जितनी अमाउंट वो रिक्वायरमेंट होता है, जितनी अमाउंट वो चाहता है वो उसके द्वारा अगर प्राप्त होती रहे या उसको मिलती रहे तो वो क्या कहलाते हैं, इसका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी होगी इसके अंदर कौन सी कॉस्ट है, मॉनेटरी कॉस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है इसका दूसरा वर्ड है इसके अंदर रियल और सोशल कॉस्ट। रियल यानी वास्तविक या सामाजिक लागतें। इसका मतलब क्या बड़ा, रियल और ये सोशल कॉस्ट क्या है, देखिए किसी भी गुड्स का यदि किसी प्रोड्यूसर के द्वारा किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा यदि अनुपादन किया जाता है यानी उसका प्रोडक्शन किया जाता है तो उसका सोसाइटी समाज है उसको भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ त्याग उसको करना पड़ता है। जैसे किसी भी फैक्ट्री के अंदर यदि प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन होने के कारण उसमें से कुछ केमिकल्स है या कुछ बड़ा इस प्रकार की एयर पोल्यूशन है या कोई वॉइस वगैरह का पोल्यूशन है, इस प्रकार का पोल्यूशन है वो समाज को झेलना पड़ता है, उसको पेन होता है, उसको कष्ट होता है, तकलीफ होती है या बीमार वगैरह होने के कारण इन सब पोल्यूशन की वजह से उनको ट्रीटमेंट के ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर है वो करना पड़ता है, वो क्या कहलाती है, सोशल कॉस्ट कहलाती है। यानी उत्पादन को करने के लिए उत्पादन है ना कार्य के अंदर कुछ जो सहयोग है या कुछ त्याग है वो समाज के द्वारा भी किया जाता है, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि सब है ना प्रदूषण होता है बेटा, जिसमें धुएं के कारण होता है, फैक्ट्री जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद में जैसे बड़ा शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है, उन एरिया के अंदर रहना सुनना मुश्किल हो जाता है, इस प्रकार के कष्ट में भी वो सोसाइटी के लोग रहते हैं। इसके अलावा जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इस प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया होती है वहाँ पे है ना टाइम टू टाइम बड़ा जाम लग जाता है, सोसाइटी को वहाँ पे भी अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का जो पेन है वो समाज को झेलना पड़ता है, कष्ट है वो समाज को झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो कॉस्ट है वो क्या कहलाती है, इसके अंदर सोशल कॉस्ट या रियल कॉस्ट कहलाती है। यानी सोशल कॉस्ट या रियल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए उनको समाज को है ना कई कष्ट है वो उठाने पड़ते हैं, जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा जो कष्ट है उनको है ना पे करना पड़ता है। जैसे इस प्रकार के पॉल्यूशन के कारण या इस प्रकार के प्रोडक्शन के कारण उनको कुछ मेडिकल के रूप में या ट्रीटमेंट के रूप में कुछ एक्सपेंडिचर टाइमली करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, सोशल कॉस्ट कहलाती है। समाज के द्वारा जो उनके द्वारा त्याग किया गया है उसका जो भुगतान है वो किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सोशल कॉस्ट कहलाती है। इस प्रकार का जो पेमेंट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर अपने एक इकोनॉमिक्स टर्म के अंदर इस प्रकार की कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलती है। तो ये अपना बड़ा रियल कॉस्ट था, इसके अंदर ये सोशल कॉस्ट है, ये दो कॉस्ट अपने इसमें ली है। उसके अलावा और भी कॉस्ट है बड़े इसके अंदर जो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ओके।